हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मिडिवल हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर हुआ था ऑलरेडी हम चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके थे, जहां पर हमने जाना था विश्व और भारत के बारे में कि जहां से हमारा मध्यकाल की शुरुआत होती है, अर्ली मिडेवल पीरियड जिसे हम बोलते हैं, जो हमें देखने को मिलता है अप्रॉक्स हम मानकर चलते हैं 7th सेंचुरी एडी के आसपास में, 600 के बाद में। तो वो जो पूर्व मध्यकाल है, उस पूर्व मध्यकाल में विश्व की क्या स्थिति थी और भारत की क्या स्थिति थी, वो हमने जाना था हमारे प्रीवियस सेशन में। तो आई होप आपने वो लेक्चर ले लिया होगा। वहां पर हमारा मेन फोकस जो था, एक तो रोमन एम्पायर के बारे में जाना था, फ्यूडलिज्म जो टर्म यूज हो रहा है जिसे हम बोलते हैं सामंतीवाद या सामंत व्यवस्था, उसके बारे में हमने जाना था। कंपेयर किया था रोम का जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, वहाँ के फ्यूडलिज्म का इंडिया में होने वाले सामंती व्यवस्था से। ओके, इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे हमने रीजन्स को डिस्कस किया था, जैसे अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पर क्या उस समय चल रहा था, ये सब हम ऑलरेडी देखकर आ चुके थे। तो वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा था आपको, चैप्टर समझ बता रहा था कि अब आप जब मध्यकाल की तरफ जा रहे हैं तो पूरे विश्व में क्या चल रहा है और भारत में क्या चल रहा है, ये आपको बैकग्राउंड में पता होना चाहिए। ठीक है, अब आज से जो हम स्टार्ट करें, एक्चुअली ये हमारा अर्ली मिडेवल का प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है उत्तर भारत और दक्कन। यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि वो जो चेंज हुआ ना, वो चेंज के समय उत्तर भारत और दक्कन में क्या चल रहा है, उत्तर भारत में कौन से राज्य रूल कर रहे हैं और दक्कन में कौन से राज्य रूल कर रहे हैं। और जब हम इसे जानते हैं तभी हमें पता लगता है कि अच्छा, उत्तर भारत में तो हमें एक संघर्ष दिखाई दे रहा है। उत्तर और दक्कन वाला जो क्षेत्र है, दक्षिणी को छोड़ दें तो हमें वहां पर दिखाई दे रहा है ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल, या फिर जिसे बोला जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष या 3 साम्राज्यों का युग जिसे बोल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, फिर हम डायरेक्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। थोड़ा पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा। ये बात कर रहा है 7th सेंचुरी एडी की, 7वीं शताब्दी ईस्वी, यानी कि 601 के बाद का समय। ओके, और इस समय उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है, और पूरा दक्षिण भारत नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, केवल एक टर्म यूज कर रहा है दक्कन, यानी ये वाला जो रीजन है, पूरा दक्कन वाला रीजन। ठीक है, सुदूर जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर कुछ और चल रहा है। ये चैप्टर जो आपको बताने वाला है वो केवल इस क्षेत्र की बात कर रहा है जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। समझ पा रहे हैं आप, केवल नॉर्थ इंडिया और जो पेनिनसुला वाला पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत है, उसके केवल दक्कन वाले हिस्से की बात कर रहा है। ये जो दक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है उसकी बात कर रहा है। दक्षिणी हिस्से में कुछ और व्यवस्था है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर केवल आपको इसका स्टेटस देने वाला है कि यहाँ पर क्या होता है 7th सेंचुरी एडी में। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि 7th सेंचुरी एडी से जो पूर्व मध्यकाल बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि अब हम एक चेंज देखेंगे कि हमें उत्तर भारत या दक्कन वाला जो रीजन है, यहाँ पे कोई एक बड़ा किंगडम नहीं दिखाई देता है, छोटे छोटे राज्यों के अस्तित्व दिखाई देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे राज्य का क्या मतलब है, देखो पहले हम पढ़कर आए थे मौर्यंस, कितना बड़ा एम्पायर था उसका। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था गुप्तास के बारे में, गुप्तास का भी कितना बड़ा एम्पायर था। फिर हमने पढ़ा वर्धन डायनेस्टी जो हमारा एंशिएंट में खत्म हुआ था। देखो मैं पढ़ा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एंशिएंट हम पढ़कर आए हैं। तो हमने पढ़ा था वर्धन डायनेस्टी, उसका भी नॉर्थ इंडिया में अच्छा बड़ा एम्पायर था। लेकिन वर्धन जैसे ही खत्म होते हैं, उनके टाइम पीरियड की हम बात करें तो अप्रॉक्स हम मानकर चलते हैं 647 के आसपास वर्धन डिक्लाइन हो जाते हैं। और वर्धन के बाद यानी 650 के बाद हमें कोई भी एक बड़ा किंगडम नहीं दिखाई देता है नॉर्थ इंडिया में, बल्कि छोटे छोटे राज्य दिखाई देते हैं जिसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और यही जो छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है, यहीं से जो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, वहीं से हम बोलते हैं कि ये शुरुआत हुई पूर्व मध्यकाल की। क्या ये चेंजेस केवल राज्यों के साइज में हुआ? नहीं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, सब में हमें चेंजेस दिखाई देते हैं, जिसे आप धीरे धीरे फील करेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ जाएंगे। तो जब
जब हम इसे पढ़ेंगे ज़्यादा समझ तब आएगी जब हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स कवर किए एंशिएंट हिस्ट्री में, आप लोग उसको रिवाइज कर ले। तो जो हमारी एंशिएंट की बुक लिस्ट है ना, उसको अच्छे से, सॉरी बुक के जो चैप्टर्स उसको अच्छे से कवर करिएगा, ताकि आप कनेक्ट कर पाए कि वर्धन हम छोड़कर आए थे और वर्धन के पैरेलल हम दक्षिण भारत में क्या पढ़कर आए थे। तो वर्धन के पैरेलल दक्षिण में आपने क्या किसके बारे में पढ़ा था? हमने जाना था पल्लवास के बारे में, हमने जाना था पांड्यास के बारे में, कांची के पल्लवा, मदुरै के पांड्यास, ये इनकी कैपिटल थी। हमने जाना था चालुक्यास के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जब अब मैं बताऊंगी आपको, तो ना केवल वर्धन की जगह कुछ और हमें स्टेट्स दिखाई देंगे नॉर्थ इंडिया में, बल्कि ये जो दक्कन वाला रीजन है, यहाँ पर चालुक्यास की जगह हमें कोई और किंगडम दिखाई देगा। तो नॉर्थ और दक्कन दोनों में रिप्लेस कर रहे हैं। कौन रिप्लेस कर रहे हैं? वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। त्रिपक्षीय इसलिए बोल रहा है क्योंकि इस समय 650 के आसपास हमें 3 मेजर किंगडम्स दिखाई दे रहे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। किसके लिए? सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे हैं, पावर के लिए लड़ रहे हैं। और पावर मतलब किस चीज के लिए? तो एक पर्टिकुलर लोकेशन हमें दिखाई देगी, जो अभी मैं चैप्टर के स्टार्ट में बताऊंगी। कन्नौज, कन्नौज के लिए हमें 3 किंगडम्स लड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये वाला जो रीजन है जहां पर हमें कौन दिखते हैं बच्चों? पाल किंगडम दिखाई दे रहा है। ओके, इधर आ जाइए, यहाँ पे हमें गुर्जर प्रतिहार दिखाई दे रहा है। और ये जो चालुक्यास वाला क्षेत्र था ना, उसको रिप्लेस करके कौन आ जाते हैं? राष्ट्रकूट आ जाते हैं। तो पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच जो संघर्ष चलता है, इसी को हम त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। और ये संघर्ष किस चीज के लिए होता है? नो डाउट अपना एक्सपांशन तो तीनों ही करना चाह रहे थे, साथ में एक पर्टिकुलर लोकेशन था जिसके लिए तीनों लड़ रहे थे, और वो कौन सा क्षेत्र था? कन्नौज वाला रीजन। क्या इंपॉर्टेंस था कन्नौज का? क्यों लड़ रहे थे ये कन्नौज के लिए? तो एक्चुअली जो कन्नौज था वो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था। इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट मतलब यहां से होके इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से, ये जो भारत का ये जो पूर्वी बंदरगाह वाला रीजन है, यहाँ के ट्रेड का ये इंपॉर्टेंट रूट था। यहीं से होकर कहाँ मूव करते थे? गुजरात का जो बंदरगाही क्षेत्र था वहां पर भी जाते थे। तो व्यापारियों के लिए, व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था कन्नौज। प्लस कन्नौज कहां पर स्थित था? गंगेटिक प्लेन में, है ना, गंगा घाटी में। तो फर्टाइल भी बहुत ज्यादा था, बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। तो उस उपजाऊ क्षेत्र की वजह से भी यहाँ पर ज्यादा स्ट्रगल था कि इस पर कौन कौन कर करके अधिकार जमा ले। ज्यादा उपजाऊ है, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, टैक्स इंपोज करेंगे और फिर वो उस राज्य के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो बस इस चैप्टर में यही बता रहा है, हमें चैप्टर का जो सार है वो समझना है, ठीक है। अब बात रही फैक्ट की। देखो, मैं क्लास में बहुत ज्यादा फैक्ट पे नहीं जाती हूँ। फैक्ट मुझे पता है कि हर बच्चा कर सकता है। आप कहीं से भी, आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी जिसमें आपको फैक्ट मिलेगा। इवन आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे उसमें फैक्ट मिल जाएगा। तो फैक्ट आप लोग खुद ऐड कर लेंगे। सबसे पहला हमारा काम जरूरी क्या है? कंसेप्ट समझना, चेंज को समझना। यूपीएससी चेंज पे बात कर रहा है, फैक्ट पर बात नहीं कर रहा है। फैक्ट रटोगे आप बैठकर, बाद में रटना। हमें कंसेप्ट को लेकर चलना है, ठीक है। तो अभी तक मेरे जितने भी सेशन हुए हैं, मैंने कोशिश किया कि आपको कंसेप्ट पर लेकर चलो, ठीक है। यहां पर भी हम यही करेंगे कि जो अभी आप इसे पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारे राजाओं के नाम आएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे वॉर्स हुए इनके बीच में, उसमें आपको फंसना नहीं है। आप उसको पढ़ते हुए आगे निकल जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट दो चार रूलर हैं हर एक किंगडम के, पाल के, प्रतिहार के, राष्ट्रकूट के, उन 2-4 किंग्स के बारे में बस हम जान लेंगे। उनके नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ 2-4 वॉर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। बस इतना ही करना है आपको। बाकी आपको जब टेस्ट सीरीज दोगे, जब आप बुक्स पढ़ोगे तो खुद फैक्ट मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको कंसेप्ट समझना है कि एक्चुअली इस त्रिपक्षीय संघर्ष में हो क्या रहा है। बहुत ज्यादा फैक्ट एक ही बार में भर लोगे तो ना कंसेप्ट आएगा, मतलब आप पजल हो जाओगे। तो हमें ये चैप्टर बहुत शांति से निकालना है। प्लस एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि इस चैप्टर को कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। पहले इसको स्किप कर देते थे जनरली, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक टॉपिक के रूप में हाईलाइट है यूपीएससी में, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। बाकी ये हमारा कोर्स है। अगर आप में से जितने भी बच्चे ऐसे जो 2024 के लिए अपीयर हो रहे हैं या अपीयर होना चाहते हैं, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करके प्लान मैनर में प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी भी कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि 2024 तो अब आ ही गया, टाइम है अभी आपके पास में, अप्रॉक्स 6 मंथ आपके पास में है। तो प्लान मैनर में आप चाहो
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने ये, मई में 26 को है तो 20 डेज वो, तो अप्रोक्स 5 to 6 मंथ है आपके पास में। अभी भी आप चाहे तो प्लान मैनर में तैयारी करके एक अच्छा प्रीलिम्स का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल जुट जाइए, समय है, समय रहते चीजों को कवर करना जरूरी है, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं आगे, चैप्टर की तरफ डायरेक्ट जाते हैं और ओके ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। चैप्टर का नाम समझिए, कंसेप्ट उसी में छिपा हुआ है, बोल रहा है उत्तर और दक्कन, दक्षिण नहीं बोल रहा है, उत्तर और दक्कन। तो ये रहा पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र, इस मैप पर आपको शो हो रहा होगा, ये जो पूरा ग्रीन और पर्पल वाला रीजन है ये पूरा उत्तर भारत क्षेत्र है। और दक्कन वाला क्षेत्र कौन सा है बच्चों, ये जो पूरा का पूरा रीजन हो गया ना, ये दक्कन क्षेत्र। तो यहाँ पर राइटर इनकी केवल बात करने वाला है, केवल इनकी बात करने वाला है, ठीक है। ना तो ये इसकी बात करेगा, ना ये दक्षिणी बात करेगा, ना उत्तर पश्चिम बात करेगा, कुछ नहीं, केवल उत्तर भारत और दक्कन। यहां की कब बात करेंगे, आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। तो उत्तर भारत और दक्कन में हमें 3 साम्राज्य दिखाई देते हैं, जिसे क्या बोला जा रहा है, ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष, इसलिए क्योंकि इन तीनों साम्राज्यों के बीच में संघर्ष होते हुए दिखाई देता है। अब 3 साम्राज्य कौन से हैं, अलग अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ये वाला जो साम्राज्य है इसे क्या बोला जा रहा है, पालास किंगडम, ओके, यानी कि पाल जो शासक थे उनका ये किंगडम था, ओके। इधर आ जाइए, इसको बोला जा रहा है गुर्जर प्रतिहार, नाम से जाना जाता है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट, सॉरी गुर्जर प्रतिहार किंगडम, ओके। तो गुर्जर प्रतिहार ये जो राज्य है इनका किंगडम हमें दिखाई देता है, ठीक है। अभी एक चीज और डिस्कस करेंगे हम, और ये वाला जो किंगडम था ना, इसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रकूट राजाओं का राज्य, ठीक है। अब आप बोलोगे जी ये राज्य एक दूसरे, ये जो क्षेत्र है ये एक दूसरे में अतिक्रमण करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि कभी ऐसा हुआ कि जो पाल थे ये जीतते जीतते आगे चले गए, कहां तक पहुंच गए, गुर्जर प्रतिहार के क्षेत्र तक, और उनको कॉन्कर कर लिया, ठीक है। इधर फिर हमें दिखाई देते हैं कि गुर्जर प्रतिहार ने पालों को रिप्लेस करके वापस इन क्षेत्रों को विजित कर लिया। फिर हमें पता लगता है कि राष्ट्रकूट भी इधर मूव करके जाते हैं। तो बेसिकली ये तीनों के तीनों इस क्षेत्र में ज्यादा एक्सपांशन करने की कोशिश करें, क्यों, क्योंकि ये वही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसको मैं बोल रही हूँ कन्नौज वाला क्षेत्र, गंगा घाटी वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये वो क्षेत्र था जो कि स्टेबल नहीं हुआ, कभी इसने कॉन्कर करके जीता, कभी इसने जीता, और लास्ट में अंतिम रूप से विजय किसको प्राप्त होती है, गुर्जर प्रतिहारों को। गुर्जर प्रतिहारों ने इसको पूरी तरह से अपने में अंतिम रूप से मिला लिया था, लेकिन फिर वहां पर भी क्या होता है, स्प्लिट होता है, और बाद में ये छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स में बढ़ जाता है, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि उत्तर भारत में कई सारे हमें राजपूत स्टेट्स दिखाई देते हैं। ये पूरा स्ट्रगल कब से कब तक का था, तो देखो अगर मैं मेजरली बताऊं एक टाइम पीरियड स्पेसिफिक, तो हमें पता लगता है कि लगभग 750 से 950 तक का जो टाइम पीरियड है ना, ये उस स्ट्रगल का टाइम पीरियड है। ये 200 साल इन तीनों के बीच में हमें लगातार वॉर्स होते हुए दिखाई दिए, मोर देन 100 वॉर्स, ठीक है। तो ये छोटे छोटे संघर्ष इनके बीच में लगातार चलते रहे, ठीक है, और ये 200 सालों तक चलते रहे। 100 से ज्यादा ये अलग अलग राजा आए, कोई इसका लड़ा, कोई इसका लड़ा, कोई इसका, इस तरह से ये प्रोसेस आगे चलता रहा। कुछ मेजर वॉर्स है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी 100 वॉर्स थोड़ी आपको पढ़ने, ठीक है। तो ये वो टाइम पीरियड है। बाकी जो अर्ली मिडेवल है वो 7th सेंचुरी एडी से स्टार्ट हो रहा है, यानी 601 के बाद ही चालू है, ओके। तो अब हम 601 के बाद वाली हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये इनके बीच में जो संघर्ष का काल था वो 750 से 950 के बीच में था। दक्कन में इस समय क्या चल रहा है, तो दक्कन में इस समय हमें दिखाई देगा चोलास किंगडम, ठीक है। वो यहां नहीं पढ़ने वाले, वो खुद अपने आप में एक चैप्टर है, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ पा रहे होंगे आप, बेसिक लेकर चलो। अभी केवल आपको वो चीजें अपने अंदर समानी है जो आपके कंसेप्ट के लिए जरूरी है। एक बार आपको चीजें लर्न हो गई, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर आप जितना मन है वो पढ़ो, जितने फैक्ट्स ऐड करने ऐड करो। पहले हमें सिलेबस कवर करना जरूरी है, ठीक है। और जो एनसीईआरटी में है उसको आप अच्छे से कवर करिए, और हर चैप्टर के एंड में कुछ आपका एक पोर्शन दिया रहता है अभ्यास का, उसको जरूर लगाइए, ठीक है। चलो 7वीं सदी में, अब ये इंट्रोड्यूस कर रहा है राइटर कहां से कि कहां से खत्म हो रहा है और कहां से चालू हो रहा है ये। तो 7वीं सदी में
यानी 7th सेंचुरी एडी में 601 के बाद, हमें पता है ना 647 के आसपास, 647 के आसपास जो वर्धन डायनेस्टी है ये खत्म हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे आप? 7वीं शताब्दी बोलेंगे। 7वीं सदी में हर्ष का साम्राज्य का पतन हुआ और हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर दक्कन और दक्षिण भारत के जितने भी क्षेत्र था ना, उसमें हमें कई सारे बड़े राज्य स्थापित होते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा बड़ा राज्य नहीं था जो कि जगह ले सके किसकी? गुप्तास की या फिर वर्धन डायनेस्टी की। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा इस पिक्चर को देखिए, ये रहा आपका वर्धन डायनेस्टी या फिर हर्षा का एम्पायर। ठीक है, हर्षा का एम्पायर कब खत्म हो रहा है, मतलब ये वर्धन डायनेस्टी कब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है? 647 ईस्वी के आसपास हमने देखा ये डिक्लाइन हो गए, इनका हो गया पूरी तरह से पतन। यहां तक सबको क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि वर्धन के पहले कौन रूल कर रहे थे, तो 550 तक हमें कौन दिखाई देते हैं? गुप्तास दिखाई देते हैं। तो ये जो गुप्तास थे इनका भी किंगडम अच्छा खासा था, इस पूरे रीजन में था। इनको रिप्लेस करके है वर्धन, वर्धन का किंगडम भी इतना बड़ा था। तो बोल रहा है कि 7वीं शताब्दी में, यानी कि 601 के कुछ समय बाद जब वर्धन डायनेस्टी डिक्लाइन हुई, तो हमें कोई भी ऐसा किंगडम नहीं दिखाई दिया जो गुप्तास के बराबर बड़ा हो या फिर वर्धन डायनेस्टी के बराबर बड़ा हो। ठीक है, तो इसके डिक्लाइन के बाद हमें किंगडम्स तो कई सारे बड़े बड़े दिखाई दिए, लेकिन कोई भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं स्थापित करा जिसने पूरे उत्तर भारत को एक करके रखा हो। ये देखिए, इसमें पूरा उत्तर भारत एक ही है, एक ही किंगडम रूल कर रहा है। तो बस राइटर यही से शुरुआत करता है। ठीक है, आगे बोलता है, जनसंख्या और दूसरे संसाधनों के कारण गुप्त राजा और हर्ष ने अपना नियंत्रण गुजरात तक स्थापित करा, जिसमें मालवा और राजस्थान ने अनिवार्य रूप से कड़ी का काम किया। तो ये जो गुप्तास को भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि जो आपकी शुरुआत हो रही है ना ईस्वी की, वहां पे हमें पहला नॉर्थ का बड़ा किंगडम गुप्तास का ही दिखाई देता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि चाहे गुप्तास की बात करें चाहे वर्धन डायनेस्टी की बात करें, इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे स्थापित करा? क्योंकि इनके पास में बहुत बड़ी जनसंख्या थी, प्लस इनके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज थे। अब आप बोलोगे जी कौन से संसाधन थे? सबसे महत्वपूर्ण कि गंगा घाटी पर इनका नियंत्रण था। तो जब उत्तर भारत के गंगा घाटी पर इनका नियंत्रण है, जो उपजाऊ क्षेत्र है, जहां की मिट्टी उपजाऊ है, पानी की सुविधा है, तो इनका प्रोडक्टिविटी बहुत था। ओके, प्रोडक्टिविटी ज्यादा था इसलिए प्रोडक्शन बढ़ रहा था, और इसकी वजह से इनके पास में अच्छा टैक्स कलेक्ट कर पा रहे थे, अच्छी सेना रख पा रहे थे। तो यहां पर राइटर बोलता है कि बहुत बड़ी जनसंख्या होने के कारण, बहुत सारे संसाधन होने के कारण न केवल इन्होंने उत्तर भारत में अपना नियंत्रण स्थापित करा, बल्कि ये जो मालवा राजस्थान से होते हुए गुजरात वाला क्षेत्र है ये भी इनके कंट्रोल में था, और इसकी वजह से इनको ट्रेड बेनिफिट भी मिला, व्यापार में भी इनको लाभ हुआ। व्यापार में क्या लाभ हो रहा है? तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा है? बंदरगाही क्षेत्र है, यहां से अच्छा खासा इनका ट्रेड होगा। यहां पर भी इनका कंट्रोल है, तो यहां पर भी क्या, ईस्ट वाला जो रीजन है भारत का पूर्वी क्षेत्र, वहां पर भी बंदरगाही क्षेत्र है, तो वहां से भी अच्छा खासा ट्रेड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके फेवरेबल थी। ओके, आगे बोलता है दक्षिण भारत में क्या स्टेटस था? तो दक्षिण भारत में चोल कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कावेरी डेल्टा को अपने नियंत्रण में लाने में सफल रहे। अब इसके बाद ही हमें दिखाई देता है कि जहां उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य या बड़े बड़े राज्य दिखेंगे, इतने बड़े नहीं थे, वहीं दक्षिण भारत में यहां पर हमें चोला किंगडम दिखाई देगा। बाद में, अभी नहीं आएगा, लेकिन अब थोड़े समय के बाद ही हमें यहाँ पर एक बड़ा चोल किंगडम दिखाई देगा। ठीक है, तो उत्तर भारत में तो कोई ऐसा बड़ा राज्य नहीं दिखाई दिया, जो बड़े राज्य थे वो एक क्षेत्र तक सीमित थे। ऐसा कोई बड़ा राज्य नहीं था जिसने पूरे उत्तर भारत को एक कर लिया हो। इसके ऑपोजिट जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे ना, तो थोड़े समय के बाद ही दक्षिण भारत में एक बड़ा किंगडम दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं चोला किंगडम, जिसने ऑलमोस्ट दक्षिण भारत को एक कर लिया। समझ में आया? उत्तर भारत एक नहीं होता है इस टाइम पीरियड में, किंगडम्स दिखेंगे लेकिन छोटे छोटे क्षेत्र में। यहां पर दक्षिण भारत में ऐसा नहीं हुआ। दक्षिण भारत में हमें राज्य दिखाई दिए बिखरे हुए, लेकिन आगे चल के चोला किंगडम, हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, चोला किंगडम ऐसा किंगडम हो जिसने दक्षिण भारत का एकीकरण कर दिया था एक समय में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ईस्वी 750
और 1000 के बीच, यानी कि 750 एडी से 1000 एडी के बीच, ये जो 250 साल का समय था, इस समय उत्तर भारत और दक्कन में जो बड़े बड़े राज्य हमें दिखाई देते हैं, 750 बार बार इसलिए बोल रहा है, देखो 7वीं शताब्दी का मतलब है कि 650, वो 600 के बाद वाला ही समय, 650 के बाद वर्धन डिक्लाइन हो जा रहा है, लेकिन जो हमें स्पेसिफिक स्टेट दिख रहे हैं ना, वो 700 के आसपास दिखने चालू हो रहे हैं, मतलब वो प्रॉपर अपना एक स्ट्रक्चर स्थापित कर चुके रहते हैं 700 के बाद। तो 750 से 1000 ईस्वी का टाइम पीरियड, ये वो 250 साल थे जब उत्तर भारत, और यहां पर दक्कन की बात कर रहा है, दक्कन में हमें बड़े राज्य स्थापित होते हुए दिखे। और वो 250 साल हमें कौन से बड़े राज्य स्थापित होते हुए दिखाई देते हैं, बोल रहे कहां पर, पूर्वी भारत में पाल साम्राज्य, आगे बोल रहा है पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, और दक्कन में राष्ट्रकूट। टाइम पीरियड को मैं ले ही नहीं रही हूं, टाइम पीरियड जो मोटा सेक्शन है वो हमने ले लिया कि 750 से 1000 साल पूर्व, 1000 साल तक, ये जो 250 साल का समय था, ये वो टाइम पीरियड था जब उत्तर भारत और दक्कन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमें 3 बड़े राज्य दिखाई देते हैं। वो 3 बड़े राज्य कौन थे, तो बोल रहा है पूर्वी भारत में पाल, पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार, और दक्कन वाले राज्य में जाइए राष्ट्रकूट। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम और बता दिया है कि 9वीं सदी के मध्य तक पाल स्थापित हो रहे हैं, 10वीं सदी के मध्य तक गुर्जर प्रतिहार, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सभी की समझ में आ गई, जब हम इनके बारे में स्पेसिफिक पढ़ेंगे तभी देख लेंगे। ओके, तो बस राइटर ने शुरुआत किया कहां से, 7th सेंचुरी एडी से, कि उस समय क्या स्टेटस था, तो वर्धन डिक्लाइन होगा, ठीक है। वर्धन के बाद कोई बड़ा किंगडम नहीं दिखाई देगा। ओके, जो भी किंगडम स्थापित होंगे वो ऐसे थे कि जो उत्तर भारत को एक ना कर पाए हो। हालांकि दक्षिण में ऐसी स्थिति नहीं थी, दक्षिण में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक ऐसा किंगडम स्थापित होगा जो पूरे दक्षिण भारत को एक कर देगा, चोला किंगडम। अब ये बात कर रहा है उत्तर भारत और दक्कन की, तो उत्तर भारत और दक्कन में जो हमें स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है 250 सालों का इतिहास, कब से लेके कब तक, 750 से 1000 ईस्वी तक। बोल रहे ये वो 250 साल थे जब 3 बड़े किंगडम दिखाई देंगे, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है। ये सभी साम्राज्य आपस में लड़ रहे थे, लगातार लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे आप सबको पता लग गया, परंतु इनमें से हर एक ने बड़े बड़े क्षेत्रों में स्थिर जीवन की परिस्थितियां प्रदान की। देखो, एक स्पेसिफिक रीजन पर तो ये लड़े, लेकिन इनका किंगडम कहीं तो स्थापित है ना, यहाँ पर इनके बीच में संघर्ष दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां पर ये थे, चाहे पूर्वी भारत हो गया, चाहे पश्चिमी भारत हो गया, चाहे दक्कन वाला क्षेत्र हो गया, जहां पर ये स्थापित थे, वहां पर इन्होंने एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें एक स्टेबल किंगडम दिख रहे हैं, ये तीनों अपने लेवल पर स्टेबल किंगडम थे, हालांकि संघर्ष चल रहा है एक पर्टिकुलर रीजन को लेकर, ठीक है। कृषि विस्तार हमें दिखाई देता है इनके राज्यों में, तालाब नहरों का निर्माण दिखाई देता है, कला साहित्य को इन्होंने प्रमोट किया। तो ये सारी एक्टिविटी इन तीनों किंगडम में दिखाई दे रही है, ठीक है। लगातार कृषि का विस्तार हो रहा है, कृषि विस्तार होगा तो अच्छा खासा टैक्स आएगा, राज्य फले फूलेगा तो सरकार के पास पैसा आया राज्य के पास, तो राज्य क्या बनेगा, तालाब बनाएगा, नहर बनाएगा, उसका फायदा किसको मिलेगा, कृषकों को मिलेगा, फिर कृषकों का फायदा, तो एक साइकिल बनी अच्छी खासी। और जब प्रॉस्पेरिटी आएगी तो फिर क्या होगा, आप कला पर भी खर्च करोगे, यानी इस समय कला और साहित्य को भी संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। चलो, हमें राष्ट्रकूट साम्राज्य सबसे लंबा चलता हुआ दिखाई देता है, जिनमें आर्थिक सांस्कृतिक मामलों में उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच में पुल का काम किया। तो ये रहा पाल, ये रहा गुर्जर प्रतिहार, ये रहा राष्ट्रकूट। बोले कि सबसे लंबा टाइम पीरियड हमें राष्ट्रकूटों का दिखाई दिया, और राष्ट्रकूट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नो डाउट पावरफुल तो ये थे ही, राष्ट्रकूट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि राष्ट्रकूट की वजह से इनका इस रीजन पर कंट्रोल था। तो इन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र था ना, इसके बीच में एक पुल के रूप में काम किया। किस चीज का पुल, मतलब कौन सी चीज जो यहां से आ जा रही है, तो बोल रहे कि इसने आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पुल का काम किया, किसने, राष्ट्रकूटों ने। क्लियर हो गया। तो बस ये थोड़ा थोड़ा बताते हुए आपको एक भूमिका बांधते हुए आगे लेकर जा रहा है। तो बस चैप्टर की शुरुआत इतनी ही थी, राइटर ने आपको खत्म कराया कहां पर, वर्धन पे एंड किया कि देखो नॉर्थ में जो एक एम्पायर था वो खत्म हुआ, अब इतना बड़ा किंगडम आपको अभी तो देखने नहीं मिलेगा, अर्ली मिडेवल में दिखेगा, किसमें, उत्तर मध्यकाल में, ठीक है। जो लेटर मिडेवल पीरियड होगा सल्तनत मुगल, वहां पर आपको दिखाई देगा कि नॉर्थ इंडिया को वापस से एकीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी अर्ली मिडेवल में ये बिखरा ही रहेगा। दक्षिण भारत में बोल रहा है कि यहां हो जाएगा एकीकरण, चोला किंगडम कर देगा एकीकरण, वो हम आगे देखेंगे काफी, ठीक है। अभी फिलहाल बोल रहा है कि
तुरंत हम देखते हैं स्टेटस किसका, उत्तर और दक्कन का। तो यहाँ पर हमें 3 किंगडम्स दिखाई देते हैं, पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट। ये तीनों लड़ेंगे, लड़ते हुए भी अपने साम्राज्य में स्टेबिलिटी इन्होंने लेकर आए। कला साहित्य का विकास हो रहा है, कृषि का विस्तार हो रहा है, ये सारी एक्टिविटी हमें यहाँ चलते हुए दिखाई दे रही है। तो 1 बाय 1 हम इन्हें स्टडी करेंगे। सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, उत्तर भारत में वर्चस्व का संघर्ष में हर्ष की मृत्यु के बाद, जैसे ही वर्धन डायनेस्टी का हर्षवर्धन मरता है, उसके बाद से वहां पे धीरे धीरे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आने लग गई, ठीक है। और उस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के बीच ये वाला जो रीजन है ना, गंगा घाटी वाला जो कन्नौज वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर इमीडिएटली ये नहीं लड़ने आ जाते हैं, तुरंत के तुरंत ये जो कश्मीर का राजा था ना, इसके द्वारा वर्चस्व स्थापित किया, जिसका नाम था ललितादित्य। तो वर्धन डायनेस्टी के हर्षवर्धन की मृत्यु के तुरंत बाद कोई भी ऐसा पावरफुल सक्सेसर नहीं था जो कि उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाए। तो धीरे धीरे राजनीतिक अव्यवस्था स्थापित हुई, पॉलिटिकल वैक्यूम वाली सिचुएशन स्थापित होगी, और उसका फायदा कौन लेगा, कश्मीर का राजा। तो ना केवल उसने कन्नौज को कंट्रोल में करा, बल्कि बोल रहा है कि आसपास के जो क्षेत्र थे, पंजाब, उन सब क्षेत्रों को भी उसने कॉन्कर करके काफी लंबे समय तक यहाँ रूल किया। ललितादित्य ने बंगाल अर्थात गौड़ पर भी हमला किया। ये जो बंगाल वाला रीजन था, यहाँ पर गौड़ वंश रूल कर रहे थे। इसके बारे में हमने पढ़ा था हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री का एक चैप्टर था, जहाँ पर हमने पूर्वी भारत के राज्यों की बात की थी। तो वहां पर हमने गौड़ के बारे में जाना था, एंशिएंट में ही हमने पढ़ा था। तो बोल रहे हैं कि जो ललितादित्य था, इसने आगे कहां तक बढ़ जाता है, बंगाल तक बढ़ जाता है। और बंगाल अर्थात उस समय गौड़ वंश वहां पर रूल कर रहा था, उन पर भी हमला करके उसके शासक को मार डाला। लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंशों के उदय के साथ इनकी शक्ति समाप्त हो गई। तो ये वर्धन और पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के संघर्ष के बीच में हमें एक छोटा सा यहाँ पे राजा दिखाई दे रहा है, कश्मीर का रूलर, जिसका नाम है ललितादित्य, ठीक है। तो जो वहाँ का शासक था ललितादित्य, उसने ना केवल कन्नौज को कॉन्कर किया, बल्कि गौड़ वंश के शासक जो थे वहां तक पहुंच गया। लेकिन कब ये वीक होता है, जब गुर्जर प्रतिहार अपने जोन में आएंगे, ठीक है, तब ये वीक हो जाएगा और फिर ये पटल से गायब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वहीं पाल और प्रतिहार बनारस से लेकर दक्षिण बिहार तक के क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ते रहे। ये लड़ किस लिए रहे हैं, यूपी बिहार का वही क्षेत्र है ना, बनारस से दक्षिण बिहार, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। तो बस अब आगे हमें दिखाई देगा पाल और गुर्जर प्रतिहार के बीच में संघर्ष, ठीक है, पाल और गुर्जर प्रतिहार लगातार आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। साथ ही दक्कन के राष्ट्रकूट वो भी सम्मिलित होंगे, और दक्कन के राष्ट्रकूट से प्रतिहारों का टकराव होता है। यहाँ पर थे राष्ट्रकूट, यहाँ पर थी नर्मदा की सीमा। तो ये एक ऐसी सीमा थी ना, जिसको दोनों लांघते रहते थे। कभी राष्ट्रकूट ऊपर निकल जाते थे, कभी गुर्जर प्रतिहार नीचे आ जाते थे। तो ये वो बाउंड्री है जो लगातार चेंज होती रही, यानी गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में ये बाउंड्री एग्जैक्टली आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ये चेंज हो रही थी 200 सालों तक। जैसे जैसे वॉर्स लड़े थे, कभी ये जीत कर उधर चले जाते, कभी वो जीत के इधर आ जाते, ठीक है। तो बस आगे बढ़ते हैं। बीच में एक ध्यान रखना है कि कश्मीर का एक रूलर आया, कुछ समय तक उसने यहाँ पर शासन किया, कन्नौज गौड़ तक भी गया, बंगाल वाले रीजन तक। लेकिन फिर उसको कौन रिप्लेस करता है, तो गुर्जर प्रतिहार उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले राइटर बात करता है पाल साम्राज्य की, ठीक है, फटाफट देखेंगे। ये रहा पालों का रीजन, ठीक है। एक टाइम ऐसा था जब ये यहाँ पे रूल करते थे, यहाँ से मूव करते करते आगे तक बढ़ गए, यानी इन्होंने बहुत एक्सपांशन किया। ये रहा हमारा कन्याकुब्ज, या जिसको आप कन्नौज बोल रहे हैं, ये वो रीजन है जिस पर पालों ने एक टाइम पे कंट्रोल कर लिया था। तो पाल साम्राज्य की स्थापना लगभग 750 ईस्वी के आसपास गोपाल ने की थी। ये इसके फाउंडर थे, जहां उस क्षेत्र के अग्रणियों ने वहां व्याप्त अराजकता को समाप्त करने के लिए उसे राजा बनाया। और जो गोपाल था वो किंग कैसे बना था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी फैली हुई थी, अनिश्चितता थी। तो उस समय के जो यहाँ के लोग थे वो चाहते थे कि हमारा ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक ठहराव आए, स्थिरता आए, और उसी स्थिरता के लिए म्यूचुअली उन्होंने डिसाइड करा और गोपाल को क्या बना दिया, अपना शासक बना दिया। और गोपाल जो उनका शासक बना, इसी के द्वारा इस वंश की नींव रखी गई। तो बस राइटर स्टार्ट करता है कि फाउंडर कौन है, गोपाल इसके फाउंडर थे। उसने बंगाल का एकीकरण कर मगध बिहार तक को अपने अधीन कर लिया। गोपाल ने भी
लोगों ने जो उस पर भरोसा दिखाया उस पर खरा उतरा। ना केवल उसने बंगाल वाले क्षेत्र का एकीकरण करा, बोल रहा है कि जो मगध वाला रीजन था ना, इसको भी अपने में मिला लिया, यानी अब ये एक्सपांशन चालू कर रहा है। तो यहाँ पर पाल वंश की नींव गोपाल ने न केवल रखी बल्कि अपने किंगडम को स्ट्रेंथन भी किया, यानी धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है। आगे 770 ईस्वी में गोपाल का पुत्र धर्मपाल राजा बना, जिसने लगभग 50 साल के आसपास शासन किया। इसके काल में कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो जहां गोपाल केवल एक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करके वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथन देकर निकल जाता है, वहीं अगर हम बात करें इसका उत्तराधिकारी जो सक्सेसर हुआ वो और आगे बढ़ेगा और वो मगध तक ही नहीं रहेगा, वो ऊपर जाएगा, कहाँ, कन्नौज वाले रीजन तक कॉन्कर करने की कोशिश करेगा। और यही जो धर्मपाल जब रूल करता है पाल वंश का शासक बनके, तो बोल रहा है कि ये वो टाइम पीरियड है ना 770 से 810 के बीच का, जब हमें त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होते हुए दिखाई देती है। किसके बीच में? पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब प्रतिहार राजा गौड़ बंगाल पर चढ़ गया तो किसी निर्णय के होने से पहले से प्रतिहार राजा को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हरा दिया। फिर ध्रुव दक्कन लौट आया। तो राइटर आगे इसमें और बात बोलता है कि यहां पर अब छोटा सा एक वॉर होता है। अब वो वॉर के बारे में बता रहा है कि प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों को खाली प्रतिहार नाम से भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो गुर्जर प्रतिहार रूल कर रहे थे और यहाँ पर पाला किंगडम हमें दिखाई देता है। तो जब प्रतिहार राजा बंगाल पर अटैक करता है, ओके, तो किसी निर्णय के होने से पहले ही प्रतिहार राजा को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हरा दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है ना कि इसने इस पर अटैक करा और अटैक अभी करा ही है, चीजें चल ही रही हैं और अभी कुछ डिसीजन आए, यानी दोनों आपस में लड़ झगड़ के कोई जीते कोई हारे, उसके पहले इस पर अटैक हो गया। किसके द्वारा? तो राष्ट्रकूट राजा ध्रुव जो है ना, उसने अटैक कर दिया प्रतिहारों पर, और ना केवल अटैक किया बल्कि अटैक करके प्रतिहारों को पराजित करा। और ध्रुव पराजित करके रूल नहीं करता है बल्कि पराजित करके वापस लौट आता है। ये एक टर्निंग पॉइंट था किसके लिए? पालों के लिए। कैसे? तो अब पाल जो है उनको कोई कॉम्पिटिटर मिला ही नहीं, वो सारे, मतलब देखो ये थोड़ा सा समझो, इसने इस पे अटैक तो किया लेकिन जीतने से पहले ही ये इस पर अटैक कर दिया। ना केवल अटैक करा, हरा दिया, और हरा के भी रूल नहीं किया, वापस अपने क्षेत्र में आ गया। तो ये अपने क्षेत्र में ही आ गया राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार हार कर अपने क्षेत्र में आ गए। तो अब पालों के लिए अच्छा समय था, यही वो टाइम था जब पाल वापस से अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकते थे। तो ये जो पॉइंट था ना जहां पे राष्ट्रकूट जाके गुर्जर प्रतिहार को हराते हैं, जो ध्रुव था वो ना केवल हराता है बल्कि वापस दक्कन लौट आया। अगर वो वहां पर रहता तो डेफिनेटली वो पालों को पालों को एक चुनौती देता, लेकिन वो वहां पे टिका ही नहीं, वो खुद वापस लौट आया। तो पालों के लिए रास्ता साफ हो गया। उधर हार के बैठा है राष्ट्रकूट, नीचे चला गया है, उधर हार कर बैठा है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट नीचे चला गया और पाल के पास बहुत अच्छा मौका है कि अब वो उत्तर की तरफ या फिर गंगा घाटी की तरफ बढ़ सकता है। इस समय धर्मपाल के लिए पूरा मैदान खाली हो गया और उसने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और क्या करा, फटाक से कन्नौज पे कब्जा कर लिया। और कन्नौज पे न केवल कब्जा किया, एक शानदार दरबार उसने आयोजित किया। कहा जाता है कि धर्मपाल का शासन भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा की आखिरी हद तक फैला हुआ था तथा उसमें मालवा बरार के क्षेत्र भी सम्मिलित हो गए। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, इस मैप को इस वाले मैप को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दिख रहा है उत्तर पश्चिमी सीमा तक। तो बस राइटर ये बोल रहा है कि ऐसा कहते हैं हिस्टोरियंस कि ये जो धर्मपाल जब रूल कर रहा था, इसने एक्सपांशन करके यहाँ पहुंच गया था भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा, और इसके क्षेत्र में हमें पता लगता है कि मालवा और बरार का क्षेत्र भी सम्मिलित था। हालांकि उसको यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा पता लगता है कि धर्मपाल ने इतना बड़ा एक किंगडम स्थापित किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे धर्मपाल उत्तर भारत में अपनी सत्ता को स्थायी नहीं बना सका तथा नागभट्ट द्वितीय के काल में प्रतिहारों की शक्ति का पुनरुत्थान हुआ, जहां धर्मपाल को मुंगेर के पास हरा दिया गया। भाई आपने जीता, आपने किंगडम स्थापित किया, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक तो गए, लेकिन कब तक आप रह पाए? जैसे अशोका का किंगडम था जो मौर्यंस ने नींव रखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोका, वहां पे एक स्टेबिलिटी दिखाई दी लंबे समय तक। यहां पर बोल रहा है कि धर्मपाल ने
ने काफी बड़े क्षेत्र पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन वो इसको स्थायी नहीं बना सका, क्योंकि आगे गुर्जर प्रतिहार वापस से अपने आप को मजबूत करके आएंगे। और यहाँ पर एक शासक का नाम दिखाई दे रहा है, नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय जब गुर्जर प्रतिहारों का राजा बना तो उसने वापस से प्रतिहारों को स्ट्रेंथन किया, वापस से अपनी शक्ति का पुनरुत्थान किया और अटैक करेगा धर्मपाल से, और धर्मपाल को मुंगेर के पास हरा दिया। कहाँ? बिहार का जो मुंगेर है वहां पे धर्मपाल को हरा दिया। यानी अब कौन आ गए पटल पर? गुर्जर प्रतिहार आ गए। ठीक है। उत्तर में मिली असफलता के बाद पाल शासकों के द्वारा दूसरी दिशाओं में प्रयास किया गया। भाई यहां पर तो ये अब हार गए, एक मौका था जीते, फिर ये हारे, तो अब ये किधर एक्सपांड करेंगे? अब ये सोचेंगे भाई एक्सपांशन तो करना है, तो इधर एक्सपांशन कर सकते हैं हम, किधर? पूरब की तरफ। तो उत्तर में मिली असफलता के बाद जितने भी हमें दिखाई देते हैं इस वंश के शासक, उन्होंने पूरब की तरफ मूव करना चालू किया। जहां धर्मपाल का बेटा देवपाल जब गद्दी पर बैठता है और उसने लगातार 40 से 50 साल शासन किया, तो किधर की तरफ वो मूव कर रहा है? वो मूव कर रहा है असम की तरफ, वो मूव कर रहा है उड़ीसा की तरफ। मैप पर आपको लोकेशन पता है ना, इधर पड़ जाएगा आपका उड़ीसा, इधर पड़ जाएगा आपका असम। तो अब इनका जो फैलाव है वो कहां तक दिखाई देगा? असम और उड़ीसा वाले क्षेत्र तक, और उसको अपनी ये टेरिटरी में मिला लेंगे। असम को यहाँ पे प्राग ज्योतिषपुर नाम से भी दिखाया गया है, तो कभी ये टर्म यूज हो, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता रहे। ठीक है। तो इतना ही नहीं, बल्कि जो आज का नेपाल है ना, उसका भी एक हिस्सा इन्होंने अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है। तो ये पालों का एक राजनीतिक इतिहास है। रूलर कौन क्या कर रहा है वो तो आप ध्यान रखिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप ये देखिए कि पालों ने स्थिति का कैसे फायदा उठाया कि जो गुर्जर प्रतिहार थे, जब राष्ट्रकूट ने इनको वीक किया, हराया ध्रुव ने, तो इसने कन्नौज पर फटाक से कंट्रोल कर लिया। इनिशियली ये उत्तर पश्चिमी सीमा तक अपना क्षेत्र ले जा रहे हैं, और फिर जब ये उत्तर भारत में हारते हैं, गुर्जर प्रतिहार वापस मजबूत होकर जब इनको हराते हैं, तो ये रुकते नहीं है, ये मूव कर जाते हैं पूर्वी भारत की तरफ। चाहे असम वाला रीजन हो गया, चाहे उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, इवन आज का जो नेपाल है ना, उसको भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया। तो पालों का जो पहला अभियान हमें दिखाई दे रहा है ना, प्रारंभिक अभियान एक्सपांशन वाला, वो किधर था? वो था गंगा घाटी की तरफ। ठीक है। और जो बाद का दूसरे अभियान दिखाई दे रहे वो किधर है? पूरब भारत की तरफ। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार 8वीं सदी के मध्य से लेकर 9वीं सदी के मध्य तक पूर्वी भारत पर पाल राजाओं का वर्चस्व रहा। तो ये एक इनका जो मेन रीजन था ना, ये इनके हाथ से नहीं जाता है। ठीक है। तो चाहे 750 से आप काउंट करो, आगे आप ले जाओ 200 साल तक, ये ऐसा जोन था, रीजन था, जहां पे पाल लगातार बने रहे। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं उनकी शक्ति के बारे में। सुलेमान नाम से एक अरब सौदागर, क्योंकि उस समय हमें पता है कि जो अरब थे उनके साथ हमारा व्यापार चल रहा था, तो ये जो पाल थे, क्योंकि अरब जब ट्रेड करने आते थे तो वो जिन राजाओं के दरबार में जाते थे या उनके एम्पायर में जाते थे, उनके बारे में जो उन्हें इंफॉर्मेशन पता लगती थी वो बताते थे अन्य जगह पर, या कई बार खुद लिखते थे, या दूसरे हिस्टोरियंस उनसे बातें सुन के लिखा करते थे। तो ऐसा ही एक अरब सौदागर जिसका नाम था सुलेमान, तो सुलेमान नाम के एक अरब सौदागर ने बताया कि पाल राजा का अपने पड़ोसी प्रतिहार और राष्ट्रकूट से लगातार युद्ध चलता रहता था, लेकिन उसके बावजूद पालों की जो सेना थी वो गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट की तुलना में ज्यादा मजबूत थी, ऐसा वो बताते हैं। यानी पाल खुद बहुत पावरफुल थे। ठीक है। उनकी सैन्य शक्ति बहुत मजबूत थी। पालों के बारे में तिब्बती वृतांत भी है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस क्षेत्र से ये संबंध रख रहे थे। देख रहे हो आप, नेपाल का एक भाग इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, तो तिब्बत में भी हमें इनके बारे में कुछ पता लगता है, जहां पर पाल शासक के बारे में बताया जाता है कि ये बौद्ध ज्ञान, विज्ञान और धर्म के महान संरक्षक थे, तथा नालंदा विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने पुनरुत्थान किया। जो धर्मपाल है ना, अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये हमने कब पढ़ा था? गुप्तास के टाइम पीरियड में पढ़ा था। तो आप मुझे बताइएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसकी नींव किसने रखी थी, उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? क्योंकि पाल रूलर खुद बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। ठीक है। और आपको पता है कि बुद्धिज्म काफी प्रमोट हो चुका था, चाहे तिब्बत वाला क्षेत्र हो, चाहे आपका चाइना या साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन हो। तो यहाँ पर क्योंकि ये खुद बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे, तो जो तिब्बती राइटर्स है वो भी इनमें इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है। और वो इनके बारे में लिख रहे हैं, और लिख के क्या बता रहे हैं कि पाल शासक बौद्ध ज्ञान, विज्ञान और धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे।
यानी ये बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे थे। और इसी प्रमोट करने में हमें पता लगता है कि पालों ने न केवल नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार कराया, बल्कि उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी स्थापित किया। किसने? धर्मपाल की यहां पर बात कर रहा है, ठीक है। तो पाल जो है किस रिलीजन से संबंध रख रहे हैं और किसको प्रमोट कर रहे हैं, क्या उनका कला साहित्य में योगदान है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये याद रखना है कि ये भले बुद्धिज्म के सपोर्टर थे, लेकिन ये बाकी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। ऐसा नहीं था कि उनके खिलाफ थे। ये जरूर याद रखना है। अगर कहीं पर भी कोई राजा किसी धर्म के खिलाफ है या कोई एक किंगडम है जो दूसरे धर्म के खिलाफ एक्टिविटी कर रहा है, उसको आप स्टार बना लेंगे। वहां पर आपको वो ध्यान रखना होगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा घुमा सकता है, ठीक है। तिब्बत से भी पाल शासकों के गहरे सांस्कृतिक संबंध थे। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जिनका नाम था शांत रक्षित और दीपांकर, ये तिब्बत के ये बता रहे स्कॉलर्स के बारे में कि ये बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे। तो इनको तिब्बत आमंत्रित किया गया था। इनके जो पाल थे, इन्होंने अच्छे खासे कल्चरल रिलेशन एस्टैब्लिश किए थे। किसके साथ में? तिब्बत के साथ में। और वो कल्चरल रिलेशन किस बेस पर हुआ था? बुद्धिज्म के बेस पे, क्योंकि ये भी बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे थे और वो भी बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर यही बोल रहा है कि जो पाल शासक के टाइम पीरियड के स्कॉलर्स है, बुद्धिस्ट स्कॉलर, उनको इन्वाइट किया जा रहा है तिब्बत, वो जा रहे हैं। आगे अनेक तिब्बती बौद्ध अध्ययन के लिए नालंदा और विक्रमशिला भी आए और उससे भी इनके बीच में सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ी। हालांकि पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे, पर शैव और वैष्णव मतों को भी उन्होंने संरक्षण दिया। तो ये थोड़ा सा आपको स्टार बना लेना। ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में ऐसे कि आपको डाउट में डाल देगा। अब आप यहाँ पे फंस हो गए, आप बोलोगे नहीं पाल के बारे में तो पढ़ा था हमने, वो तो बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे, शैव हो गए, वैष्णव हो गए, ये तो दक्षिण भारत में चल रहा था, तो हमारे यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये बुद्धिज्म के साथ साथ शैव और वैष्णव संप्रदाय को भी संरक्षण दे रहे थे। संरक्षण देने का मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से उसको सहायता पहुंचाना, ठीक है, उसको प्रमोट करना। ओके, आगे बोल रहा है उन्होंने भारतीय ब्राह्मणों को भी अच्छा खासा दान दिया। और भारतीय ब्राह्मण कौन से? ऐसा बोलता है राइटर कि जो भारतीय ब्राह्मण भाग के इस बंगाल वाले क्षेत्र में आए थे, उन्हें पाल शासकों ने न केवल शरण दिया बल्कि अच्छा खासा दान दिया। दान मतलब कई सारे क्षेत्र दिए। और वो जब क्षेत्र इन ब्राह्मण्स को मिले तो इन्होंने वहां पर एग्रीकल्चर चालू करवाया। और ये वो टाइम पीरियड था जब बहुत ज्यादा खेती का प्रचार प्रसार हुआ बंगाल वाले क्षेत्र में। आप समझ पा रहे हैं? तो बस यहां पर यही बोल रहे हैं कि उन्होंने भारतीय ब्राह्मणों को न केवल दान दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में कृषि का प्रसार हुआ तथा बंगाल की बढ़ती समृद्धि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क बनाने में सफल हुई। ये वही बंगाल बनेगा जिस पर कंट्रोल करने के लिए आगे बैटल ऑफ प्लासी होगा, बैटल ऑफ बक्सर होगा। इवन पूरे एशिया के ट्रेड का अकेले 60% ट्रेड हमें यूरोपियंस इस बंगाल से करते हुए दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बेसिकली ये जो बंगाल है ना, अब इसका विस्तार चालू होगा। अब यहाँ पर हमें कृषि का विस्तार होते हुए दिखाई देता है जब पाल शासक रूल करते हैं। और उस समय ब्राह्मण्स को जो इन्होंने बड़े लेवल पर जमीन दान देनी चालू की, तो ना केवल कृषि का विस्तार हुआ बल्कि जब अब वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन था जिसकी डिमांड थी साउथ ईस्ट एशिया में। तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र हैं, वहाँ और इसके बीच में बड़े लेवल पर व्यापारिक संबंध कायम होते हुए हमें दिखाई देंगे, व्यापार होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है राइटर? दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के साथ व्यापार बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ। और जब बड़े लेवल पे ट्रेड चालू होगा, एक तो आपका वहां पे खेती हुआ, खेती में जो प्रोडक्शन हुआ उसकी डिमांड है साउथ ईस्ट एशिया में, उसकी डिमांड है चाइना में। तो जब आपके यहाँ से व्यापार हो रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया से या फिर चाइना से, तो व्यापार होगा, आपको लाभ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? आप 2 रुपए का सामान पैदा कर रहे हो, 10 रुपए का बेच रहे हो, तो आपको फायदा होगा। तो फायदा होगा मतलब कि पालों के शासक का समय था वो बहुत समृद्ध हो जाएगा, बहुत प्रॉस्परस हो जाएगा। तो बस यहाँ पे यही बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी आएगी, पाल साम्राज्य की समृद्धि में बढ़ोतरी हुई और इससे बंगाल में सोना और चांदी का भंडार बढ़ा। अब देखो, उस समय की ट्रेड की जब भी बात की जाएगी ना, तो यही बोला जाता है सोना और चांदी का भंडार बढ़ा, इसलिए क्योंकि
कोई इंटरनेशनल करेंसी वाला सिस्टम तो था नहीं, तो रीजनल लेवल के लिए तो आप करेंसी चलाते थे, लेकिन आपकी करेंसी की वहाँ वैल्यू नहीं, वहाँ की करेंसी की यहाँ वैल्यू नहीं। तो अब ऐसे सिचुएशन में ट्रेड कैसे होता होगा? या तो बार्टर सिस्टम पर होता होगा कि आप उनको दो, वो बदले में आपको कुछ दे। ऐसा नहीं चल पा रहा था तो क्या था, हमारी वस्तु की डिमांड ज़्यादा थी, तो जब पाल शासक उनको क्या दे रहे थे, अपना सामान दे रहे थे, तो बदले में वो क्या देंगे, बोलेंगे कि क्या लोगे, तो हमें आपका सामान नहीं चाहिए, हमें मेटल चाहिए। तो अब वहां से गोल्ड सिल्वर, मतलब मेटल में वो लोग ट्रेड करेंगे। तो अगर कोई देश अपना बुलियन या मेटल देता है तो उसके लिए तो लॉस है, लेकिन हमारे लिए तो फायदा है ना। तो बस यही बोल रहा है कि जब पाल वंश के जो शासक रूल कर रहे थे, इस समय पे ट्रेड बढ़ा साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से, तो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी आएगी, और उसका फायदा क्या मिलता है कि अब यहाँ पे अच्छा खासा सोना चांदी कलेक्ट होने लग जाएगा। ठीक है, आगे बोलता है शैलेंद्र शासक। अब शैलेंद्र शासक का जिक्र कब हुआ था? जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने शैलेंद्र शासकों के बारे में पढ़ा था। इवन जो इसका फर्स्ट चैप्टर था वहां पर भी हमने शैलेंद्र शासकों के बारे में डिस्कस किया था, जो साउथ ईस्ट एशिया में रूल करते हुए हमें दिखाई देते। किस क्षेत्र में? शैलेंद्र शासक जो खुद बौद्ध थे, वो तथा मलाया, जावा, सुमात्रा पड़ोसी द्वीपों पर राज्य करते थे। उन्होंने पालों के दरबार में अनेक राजदूत भेजे। तो इनका अच्छा खासा संबंध किसके साथ होता है? शैलेंद्र शासकों के साथ में बहुत अच्छा इनका संबंध स्थापित था। व्यापारिक संबंध तो चल ही रहा था, लेकिन खुद भी शैलेंद्र शासक बुद्धिज्म के फॉलोअर हैं, पाल शासक भी बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं। तो हमें पता लगता है कि वो यहाँ से कई सारे राजदूत भेजते हैं, तथा नालंदा में मठ बनाने की अनुमति भी मांगी कि हम चाहते हैं कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, जो नालंदा क्षेत्र है, वहां पर हम मठ स्थापित करें, बौद्धों के लिए मठ स्थापित करें। ठीक है, इस काल में फारस की खाड़ी क्षेत्र के साथ भी व्यापार बढ़ा। तो अगर इकोनॉमिकली हम देखें तो पालों का अच्छा समय चल रहा था, है ना, वो लोग बहुत सही तरीके से व्यापार कर रहे थे। और ये व्यापार कब फलता फूलता है? जब ब्राह्मणों को जमीन दी गई और कृषि का विस्तार हुआ। उस कृषि के विस्तार की वजह से चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार हुआ, इनके सामान की डिमांड थी, और जब वहां से व्यापार हुआ तो बदले में बुलियन मिला, यानी कि आपको क्या मिल रहा है? गोल्ड और सिल्वर मिल रहा है। ठीक है, उनसे आपके पास धातु आ रही है, तो आपकी समृद्धि बढ़ रही है। ओके, साथ साथ में सांस्कृतिक संबंध भी कायम हो रहे हैं। सांस्कृतिक संबंध कैसे? कि आप खुद बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं, पाल, तो हमें पता लग रहा है चाइना, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया, ये लोग भी बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं, तो वो लोग भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कल्चरल रिलेशन मेंटेन हो रहा है। इतना ही नहीं, जो अरब्स थे ना, उनके साथ भी पालों का ट्रेड चलता था। तो राइटर यहाँ पर बोल रहा है कि इस काल में फारस की खाड़ी वाला जो क्षेत्र था ना, पर्शियन गल्फ वाला रीजन यहाँ हमें दिखाई देता है, वहां पर भी ऐसे देखोगे आप, ये अरब पेनिनसुला और ये इधर, तो यहाँ पर हमें जो पर्शियन गल्फ दिखाई दे रहा, उनके साथ भी पालों का क्या चल रहा था? व्यापार चल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रतिहार, यहां तक सबको क्लियर है? तो थोड़ा सा कंसेप्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। पाल के बारे में इतना कि इनका रीजन क्या था, तो हमें दिखाई देता है वो बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में ये रूल करते हुए दिखाई देते हैं। फिर इनिशियली इनका जो एक्सपांशन था वो किधर हुआ था? पश्चिम की तरफ हुआ था, गंगा घाटी की तरफ हुआ था, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली। उसका कारण क्या है? गुर्जर प्रतिहार बहुत मजबूत थे, लेकिन गुर्जर प्रतिहार खुद कमजोर हो गए थे राष्ट्रकूटों के अटैक की वजह से। तो ये अपॉर्चुनिटी का इन्होंने फायदा उठाया, कन्नौज और उत्तर पश्चिम तक चले गए, लेकिन वो स्टेबल नहीं था। धर्मपाल के ही टाइम पीरियड में वापस से डिक्लाइन हो गए वो वहां से। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार ने उस रीजन को कैप्चर कर लिया। अब इनका एक्सपांशन किधर होगा? पूरब की तरफ होगा। किधर जाएंगे ये? असम जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, नेपाल के एक भाग को कॉन्कर कर लेंगे, और अब ये पूरब के ही जो अन्य देश है उनसे संबंध बनाते हैं, सांस्कृतिक और आर्थिक। ठीक है, इकोनॉमिकली रिलेशनशिप कब स्टैब्लिश हो रहा है? जब कृषि बढ़ रहा है। कृषि कब बढ़ा है? जब ये ब्राह्मणों को बड़े लेवल पर भूमि दान देंगे। और ना केवल इकोनॉमिकली रिलेशन इन्होंने स्टैब्लिश किया, बल्कि सांस्कृतिक संबंध। क्यों? क्योंकि वो सारा क्षेत्र ऐसा है जो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं, और आप खुद बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके बीच में एक अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कुल मिलाकर पालों का क्षेत्र जो था वो काफी समृद्ध था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जो इसके 2-3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं उनके नाम आप याद कर लीजिए। गोपाल जो इसका फाउंडर था, कैसे बना वो हमने जान लिया। धर्मपाल जिसके समय में एक इंपॉर्टेंट वॉर लड़ा गया था, उसी के पैरेलल जो है
राष्ट्रकूट अटैक कर रहा है ध्रुव, वो थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब गुर्जर प्रतिहार को देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार का ये देखिए, आप बोलोगे इतना बड़ा टेरिटरी तो गुप्तास के ही पैरेलल है, उतना नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, गुर्जर प्रतिहार इस रीजन में रूल कर रहे थे और एक समय आया जब इन्होंने पालों को काफी बड़े क्षेत्र तक रिप्लेस कर दिया, लेकिन ये स्टेबल नहीं रख पाए। हम किसी किंगडम को तभी मानेंगे ना कि इतना बड़ा किंगडम है जब वो उसको स्टेबल रख पाए। गुर्जर प्रतिहार ने इस क्षेत्र पर कॉन्कर किया, लेकिन बहुत कम समय में ही खुद ये क्षेत्र जो है वो स्प्लिट हो जाएगा और यहाँ पर हमें बहुत सारे राजपूत स्टेट्स आते हुए दिखाई देंगे। 950 के आसपास कई सारे आपको यहाँ पर राजपूत राज्य स्थापित होते हुए दिखाई देंगे, जिसे हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो राइटर यहाँ पर बोलता है अगला प्रतिहार के बारे में जानते हैं। ये गुर्जरों के वंशज थे, जो गुर्जर होते हैं उनके ही वंशज थे, तथा जाटों की तरह घुमक्कड़ और पशुपालक और योद्धा थे। बेसिकली जो इनकी लाइफ थी वो कैसी थी, थोड़ा सा ट्राइबल टाइप का था। पशुपालक हुआ करते थे, एक जगह पे रहने की जगह मूव करते थे। क्यों? जब भी आप पशुपालक हो तो आपको चारे के लिए मूव करना पड़ेगा, सीजन के हिसाब से भी आपको मूव करना पड़ेगा। ओके, तो राइटर यही बोलता है कि ये गुर्जरों के वंशज थे तथा जाटों की तरह घुमक्कड़ थे, पशुपालक थे। प्रतिहारों ने मध्य और पूर्वी राजस्थान में अनेक रजवाड़े स्थापित किए। यानी ये जो राजस्थान वाला हिस्सा है ना, इसका काफी बड़ा क्षेत्र, सेंट्रल राजस्थान वाला, ईस्टर्न राजस्थान वाला, जहां पर इन्होंने कई सारे राज्य स्थापित किए। लेकिन वही आगे चल के हमें दिखाई देता है कि प्रतिहारों ने जो राज्य स्थापित किए वही आगे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, राजपूत स्टेट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो थोड़ा सा बस आप रुकोगे आगे के चैप्टर्स में तो देखोगे कि जो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है, मध्य हिस्सा, यहाँ पे कई सारे हमें राजपूत स्टेट्स बड़े बड़े स्टैब्लिश होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। मालवा और गुजरात पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रकूटों से टकराते रहे। यही स्थिति आगे कन्नौज के लिए रही। तो सबसे पहले जो गुर्जर और राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष था, वो संघर्ष किसके लिए था? इस सीमा के लिए था, ठीक है। ये जो आपका नर्मदा नदी वाला क्षेत्र है ना, इस सीमा के लिए था। यहाँ पर हमें दिखाई देता है मालवा वाला रीजन और गुजरात वाला रीजन। तो मालवा और गुजरात पर कॉन्कर करने के लिए लगातार गुर्जर और प्रतिहार टकरा रहे थे। कई बार गुर्जर नीचे आ जाते थे, कई बार राष्ट्रकूट ऊपर चले जाते थे। ओके, ये चीजें चल रही थी। तो इनिशियली तो अपनी इस बॉर्डर के लिए ये लोग लड़ रहे थे, फिर दोनों की नजर एकदम से किस पे पड़ती है? कन्नौज पे पड़ती है। तो पहले जो गुर्जर प्रतिहार या राष्ट्रकूट लड़ रहे थे, ये संघर्ष था अपनी सीमा के लिए। और वो सीमा कैसे डिसाइड हो रही थी? मालवा वाला जो रीजन है उस पर कॉन्कर करना चाहते थे, राजस्थान पे कॉन्कर करना चाहते थे। बाद में इनकी प्रायोरिटी क्या बन गई? कन्नौज वाला क्षेत्र बन गया। क्यों बना वो सभी को पता है, ठीक है। इन्होंने नागभट्ट प्रथम के काल में प्रमुखता प्राप्त की। जो प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार, इनका जो एक बोल सकते हैं ना कि अच्छा टाइम आया था, वो किसके टाइम पीरियड में हमें दिखाई देता है? वो हमें दिखाई देता है बच्चों नागभट्ट के समय में। और हमने देखा भी था कि कैसे नागभट्ट ने पाल शासक को रिप्लेस कर दिया था इस वाले रीजन से, कन्नौज से। तो गुर्जर प्रतिहार हमें कब दिखाई देते हैं अपने चरम पे? नागभट्ट प्रथम के काल में इन्होंने प्रमुखता प्राप्त की। तथा सिंध के अरब शासकों का जो राजस्थान, गुजरात आदि पर अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे, उनका भी जमकर विरोध किया। तो यहाँ पर ये जो सिंध वाला रीजन है ना, यहाँ पर पहले क्या था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस सिंध वाले क्षेत्र में पहले हमें चच वंश का शासन करते हुए दिखाई देता है, लेकिन बाद में अरब्स हमें अटैक करते हुए दिखाई देंगे और अरब्स ने इस सिंध वाले क्षेत्र को जीत लिया था, ठीक है। वो सब आप पढ़ोगे जब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, थोड़े समय के बाद हम पढ़ेंगे इन्वेजन्स जो है, कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, सेकंड मुस्लिम इन्वेजन, ठीक है, गजनी गौरी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो राइटर बोलता है कि यहाँ पर जब गुर्जर प्रतिहार रूल कर रहे थे ना, उसी समय में ये सिंध वाले क्षेत्र पर पहले चच नामक शासक रूल कर रहे थे, चच वंश के। फिर बाद में हमें पता लगता है कि यहाँ पर अरब ने कंट्रोल कर लिया। अब जब अरब सिंध पे कंट्रोल करते तो अरब आगे भी बढ़ना चाहेंगे ना, तो अरब शासक जो कि राजस्थान, गुजरात आदि पर अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे, इसके साथ में बहुत अच्छी टक्कर दी। किसने टक्कर दी?
प्रतिहार वंश का शासक जिसका नाम था नागभट्ट फर्स्ट, उसने अरबों को रोके रखा। अरब जो है सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए थे। वो तो जो तुर्क आएंगे ना, तुर्क के बारे में जब हम पढ़ेंगे गजनी गौरी, तो वो वहां पे गौरी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को जीत लेता है और फिर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं सल्तनत काल, आगे फिर मुगल काल, वो तो बात की बात है। लेकिन अरब्स को इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया था। ये याद रखना, किसने? प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट फर्स्ट ने, यानी काफी पावरफुल था। प्रतिहार राजाओं के ऊपरी गंगा और मालवा पर नियंत्रण फैलाने के आरंभिक प्रयासों को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और गोपाल तृतीय ने नाकाम किया। यहाँ पर बता रहा है कि पहले ये जब चाह रहे थे कि हम गंगा घाटी पे नियंत्रण स्थापित करें, तो इनिशियली तो देखा ना आपने कैसे कि ये अटैक करते हैं पालों पर, तो वहां पर ध्रुव अटैक कर देता है किस पे? प्रतिहारों पर। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि जब भी इन्होंने प्रयास किया पूरब की तरफ, मतलब इधर तो रोके हुए हैं ये अरबों को, लेकिन जब ये मूव करना चाह रहे गंगा घाटी की तरफ, तो वहां पर इन्हें पाल वंश के शासक और राष्ट्रकूट दोनों ने छेड़ दिया ना। दो तरफ से इनके लिए टक्कर आ जा रही है, ठीक है। और कौन से वो शासक है, तो यहाँ पर नाम भी बता रहा है कि इनके जो आरंभिक प्रयास थे वो पूरी तरह से विफल रहे, और उसको विफल किसने करा? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और गोपाल तृतीय जो पाल वंश का शासक था, उन्होंने पूरी तरह से इसे नाकाम कर दिया। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और महानतम शासक कौन था? भोज था। उसने प्रतिहार साम्राज्य की उसका पुनर्निर्माण करा, उसको रिवाइव करा, वापस से पुनर्जीवित किया, यहां पर यह बताना चाहता है राइटर, ठीक है। 836 ईस्वी के आसपास कन्नौज को उसने जीत लिया। तो जो कन्नौज वाला क्षेत्र है ना, वो वापस से किसके कंट्रोल में आ जाता है? देखो, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको कई बार ये दिखाई देगा कि अच्छा कन्नौज को तो उस शासक ने जीता था, फिर यहाँ पर दूसरे का नाम क्यों ले दिया? एक्चुअली ऐसा है कि एक बार नहीं बल्कि कई बार इनके बीच में संघर्ष चल रहा था, तो कन्नौज आ जा रहा था। तो यहाँ पर यही हमें दिखाई देता है कि जब प्रतिहार वंश का एक महानतम शासक जिसका नाम बोल रहा है भोज, ये जब शासक बनता है, इसने कन्नौज को वापस जीत लिया। टाइम पीरियड हाईलाइट इसीलिए मैंने करवा दिया ताकि आपको पता रहे किस टाइम पे, किस टाइम मतलब दो बार इनके हाथ में आता जाता है। 836 एडी में भोज ने पूरब में प्रसार करने की कोशिश की, लेकिन पाल राजा देवपाल ने उसे हरा के आगे बढ़ने से रोक दिया। आगे वह मध्य भारत, दक्कन, गुजरात की ओर मुड़ गया। जब वो इधर एक्सपांड नहीं कर पाया तो वो फिर इधर मुड़ने लग गया ना, दक्कन की तरफ मुड़ेगा, जो राष्ट्रकूट है उससे उसका संघर्ष चालू होगा। तो आगे वह दक्कन, गुजरात की ओर मुड़ा, जिससे राष्ट्रकूटों के साथ उनका संघर्ष चालू हो गया। क्लियर हो गया? चलो, अरब यात्रियों से हमें पता चलता है कि प्रतिहारों के पास भारत के सर्वोत्तम घुड़सवार थे, ठीक है। तो ये जो अरब थे ना, इनसे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है और उसमें ये भी पता लगता है घुड़सवार थे भी और घोड़ों का ट्रेड भी किया जाता था, यानी घोड़े जो है वहां से खरीदे जाते थे अरब से। तो इनके पास, गुर्जर प्रतिहारों के पास बहुत अच्छे घुड़सवार थे। भोज विष्णु भक्त था, जिस भोज की बात कर रहा है, जिसने कन्नौज पर कंट्रोल किया, ये वो वाला भोज नहीं है जो उज्जैन का शासक था, वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो भोज विष्णु भक्त था, उसने आदि वराह का टाइटल लिया था। उज्जैन पर राज्य करने वाले जो परमार वंश के भोज शासक थे, उनसे अलग दिखाने के लिए कभी कभी ये प्रतिहारों के जो भोज राजा थे, इनको मिहिर भोज भी कहा जाता था। समझ में आ गया है? तो परमार वंश के जो शासक थे ना भोज, वो अलग थे। और ये कौन है? प्रतिहारों के या गुर्जर प्रतिहारों के शासक है भोज, इनको मिहिर भोज भी कहा जाता था, ठीक है। भोज की मृत्यु हो जाती है 885 ईस्वी में। डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका जो अगला सक्सेसर होता है उसका नाम होता है महेंद्रपाल फर्स्ट, उत्तराधिकारी बनता है। उसने अपने राज्य को आगे एक्सपांड किया, और कहां तक? अपने राज्य को मगध व उत्तरी बंगाल तक फैलाया। तो जो काम भोज नहीं कर पाया, वो पूरब की तरफ विस्तार तो चाह रहा था, लेकिन पाल शासक ने उसको रोक दिया। अब उसका पुत्र करता है कौन? महेंद्रपाल फर्स्ट करता है। उसके अनेक शिलालेख काठियावाड़, पूर्वी पंजाब, अवध में मिलते हैं, यानी काफी सारे उसके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। किस वाले क्षेत्र में? देखो, जहां पर आप रूल करोगे वहीं तो आपके इंस्क्रिप्शन दिखाई देंगे, दूसरा राज्य के यहाँ पे तो आपके इंस्क्रिप्शन मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि इसकी टेरिटरी का काफ़ी कुछ हमें ऐसे ही पता लगता है कि अवध वाला,
पूर्वी पंजाब वाला, कश्मीर वाला क्षेत्र जो है वहां पर इसके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। उन सब क्षेत्रों तक कहीं ना कहीं इन्होंने वॉर लड़े थे या फिर कुछ समय तक उसको अपने नियंत्रण में रखा था। आरंभिक नवीं सदी से लेकर, आरंभिक नवीं सदी यानी 800 के बाद वाले टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, से लेकर 10वीं सदी के मध्य तक यानी लगभग 950 के आसपास। तो 800 से 950 के आसपास ये जो 150 से 200 साल का समय था, 100 वर्षों से अधिक काल तक उत्तर भारत पर ये राज्य करते रहे। कौन? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है। बगदाद का निवासी अल मसूदी जब वो इनके बारे में बताता है तो वो बोलता है कि प्रतिहार बहुत पावरफुल थे। वो बताता है कि ये कितने शक्तिशाली थे और इनकी टेरिटरी का भी बताता है कि बहुत विशाल साम्राज्य इन्होंने स्थापित कर लिया था। प्रतिहार ज्ञान, विज्ञान और साहित्य के भी संरक्षक थे, यानी ये प्रमोट कर रहे थे। किसको? कला को प्रमोट कर रहे थे। तथा महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर भोज के पोते महिपाल के दरबार में थे। तो ये ना केवल कला संस्कृति को प्रमोट कर रहे, प्रमोट करने का एक तरीका क्या है कि राजाओं के दरबार में स्कॉलर्स आपको मिलने लगेंगे, तो हमें पता लगता है कि इनके दरबार में हमें कवि दिखाई दे रहे हैं, दरबारी कवि जिन्हें हम बोलते हैं। तो इस तरह के स्कॉलर्स को ये अपने यहाँ पे संरक्षण दे रहे हैं, यानी कि जिस तरह पालों ने कला साहित्य को प्रमोट किया, जिसमें हम देखते हैं धर्म की भी बात करते हैं कि भाई बुद्धिज्म जो है उसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं और नई यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, विक्रमशिला जो नालंदा है उसको रिवाइव करने की कोशिश करें, ये सब चीज़ें वो करें। ऐसा ही कुछ यहाँ पर ये भी करें कि ये भी कला साहित्य को प्रमोट कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि संस्कृत का जो एक विकास हुआ है ना, वो हमें यहाँ पर होते हुए दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट, 915 से 918 के बीच राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने फिर कन्नौज पर आक्रमण किया। इससे प्रतिहार साम्राज्य कमजोर हुआ और संभवतः गुजरात राष्ट्रकूटों के हाथ में चला गया। तो बोल रहा है कि कुछ समय के बाद ही राष्ट्रकूट शासक ने जब इन पे वापस अटैक किया तो कन्नौज राष्ट्रकूटों के कंट्रोल में आ गया और ये वो टाइम पीरियड था जब लगता है कि वापस से प्रतिहार काफी कमजोर हो गए। लेकिन आगे 963 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने प्रतिहार राजा को हराया और यहां से प्रतिहार पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाएंगे। तो बीच में थोड़े से कमजोर हुए थे, लग रहा था ये कि रिवाइव कर जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाएंगे। कब? 963 ईस्वी के आसपास। ये वो टाइम पीरियड है जो बता रहा है आपको। और अंतिम रूप से कौन इन्हें हराता है? राष्ट्रकूट किंग, जिनका नाम था कृष्ण तृतीय। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट पढ़ना है हमें किसके बारे में? राष्ट्रकूटों के बारे में। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने पालों के बारे में। पालों का हमने देखा पहले ईस्ट की तरफ एक्सपांशन करते हैं, फिर पहले वेस्ट की तरफ एक्सपांशन, इसको करेक्ट कर लेना डायरेक्शन वाला, पहले पश्चिम की तरफ एक्सपांड करते हैं, फिर पूरब की तरफ करना चालू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार का हमने देखा कि इनका सिंध से भी लगातार संघर्ष चल रहा था। सिंध के जो अरब थे उनको तो इन्होंने रोक कर रखा, लेकिन ये थोड़ा सा पाल और गुर्जर प्रतिहार इनके लिए भारी पड़ रहे थे। इनिशियली इन्होंने रोक दिया था इनको पूरब की तरफ एक्सपांड करने से, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए, जिसमें से भोज का नाम या मिहिर भोज का आपको नाम याद रखना है, जिसने ना केवल कन्नौज को कॉन्कर करा बल्कि काफी लंबे समय तक वहां पर रूल भी करता है। लेकिन आगे राष्ट्रकूट शासक जो है उसने कन्नौज इनसे छीन लिया और उसके उत्तराधिकारी जब हमें दिखाई देता है, और उसके बाद से हमें दिखाई देता है कि जो थोड़ा बहुत ये इनके क्षेत्र में वापस से लग रहा था कि पुनरुत्थान करके आएंगे, वो अंतिम रूप से राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा इन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट उत्तर भारत पर जब पालों और प्रतिहारों का शासन था, ये देखो इनका तो पूरा क्षेत्र उत्तर भारत वाला ही है ना, ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है। इसी समय दक्कन वाला जो हिस्सा था वहां पर राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे। राष्ट्रकूट किसको रिप्लेस करके आए थे? तो दक्कन पर कई बार हमने कईयों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था वाकाटक। वाकाटक किसके पैरेलल रूल कर रहे थे? वाकाटक गुप्तास के पैरेलल रूल कर रहे थे। फिर हमने वाकाटक के बाद बच्चों पढ़ा चालुक्यास के बारे में। चालुक्य किसके पैरेलल रूल कर रहे थे? तो चालुक्य रूल कर रहे थे वर्धन डायनेस्टी के पैरेलल। और अब हम चालुक्यों को रिप्लेस करते हुए दिखाते हैं किससे? राष्ट्रकूट से दिखाते हैं। और राष्ट्रकूट किसके पैरेलल रूल करेंगे? जब उत्तर भारत में एक नहीं बल्कि दो वंशों का शासन था। पूर्वी उत्तर भारत में हमें दिखाई देते हैं पाल और पश्चिमी उत्तर भारत में हमें दिखाई देते हैं गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार आप उन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रकूट उसी क्षेत्र पर रूल करते हैं जहां पर चालुक्याज रूल कर रहे थे। मेजर जो इनका रूलिंग एरिया उसमें आता था महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटका वाला जो कुछ हिस्सा है वो इनके कंट्रोल में आता था। ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हो बाद में इन्होंने काफी एक्सपांड भी कर लिया था। इनके पैरेलल क्या
चल रहा है, तो राष्ट्रकूट के पैरेलल हमें दिखाई दे रहे हैं वेंगी के चालुक्यास, क्योंकि ये चालुक्यों को रिप्लेस करके आते हैं। राष्ट्रकूट हमने हमारे एंशिएंट वाले सेशन में पढ़ा था। तो जब ये चालुक्य को रिप्लेस करते हैं तो वही चालुक्य आंध्रा के इस छोटे से क्षेत्र में जाके बसते हैं और उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी वेंगी। इस वजह से उन्हें वेंगी के चालुक्यास कहा गया। उधर सुदूर दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कांची के पल्लवास, मदुरै के पांड्यास और इधर हमें केरल दिखाई देता है। ठीक है, तो जब राष्ट्रकूट रूल कर रहे थे, इसके पैरेलल वेंगी के चालुक्यास, कांची के पल्लवास और मदुरै के पांड्यास ये हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये किसको रिप्लेस करके आए हैं? तो जो चोल चेर पांडे था उसको रिप्लेस करा था कालभ्राज ने, हम उसके बारे में पढ़ चुके थे। और कालभ्राज को रिप्लेस करा था किसने मिलकर? तो चालुक्यास, पल्लवास, पांड्या, इन तीनों ने मिलकर कालभ्राज को रिप्लेस कर दिया था। और फिर चालुक्य को रिप्लेस कर देगा कौन? राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट के पैरेलल चालुक्य है, लेकिन एक छोटे से क्षेत्र में उधर चले गए, आंध्रा वाले रीजन में। ये थोड़ा सा लिंक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर बस इसी के बारे में बताता है। इस राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। उसने अपनी कैपिटल मान्यखेत को बनाई। ये कहाँ पर हमें दिखाई देता है? एक छोटा सा क्षेत्र है, नदन कर्नाटका वाले रीजन में हमें दिखाई देता है। इसको इसने अपनी कैपिटल बनाई और जल्द ही पूरा क्षेत्र राष्ट्रकूटों के नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, पूरा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। तो बस ध्यान रखना है इसके फाउंडर को। ओके, नेक्स्ट है गुजरात और मालवा पर वर्चस्व के लिए राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच में लगातार संघर्ष था। ये मैं आपको पहले भी बताकर आई हूं अभी कि जो गुजरात और मालवा वाला रीजन है ना, इनिशियली इन दोनों के बीच में स्ट्रगल इसी क्षेत्र को लेकर हो रहा था, इसी बाउंड्री को लेकर लगातार वॉर होते थे। ठीक है, तो गुजरात और मालवा पर वर्चस्व के लिए राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों से भी लोहा लिया। जहां कितने बजे और कितना टाइम है मेरे पास? अभी तो है ना? क्यों लाइव है? 2 मिनट दो मुझे। ठीक है, ओके, तो यहां पर क्या बताता है कि गुजरात और मालवा पर वर्चस्व के लिए राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों से संघर्ष किया, लोहा लिया। और इतना ही नहीं, ये जब यहाँ पे लड़ते हैं ना तो यहाँ से लड़ाई में काफी चीजें जीत में लूटपाट में लेकर आता था। तो वहां से लूट में कई सारी भारी दौलत मिली और साथ में इनकी प्रसिद्धि भी बढ़ी। जब आप उनको हरा रहे हो, उनको लूट ले रहे हो, तो आपका एक वो भी आपका एक ऑरा भी तो बन रहा है ना कि हाँ भाई राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को हरा दिया, इस टाइप का। राष्ट्रकूट वेंगी आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित आधुनिक आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है, वेंगी में स्थित चालुक्य के खिलाफ, दक्षिण के कांची के पल्लवास और मदुरै के पांड्यास के खिलाफ भी ये युद्ध लड़ते रहे। तो लगातार ये वॉर्स लड़े। राष्ट्रकूट इधर चालुक्यास से लड़े, नीचे पल्लवास है, पांड्यास है, ऊपर पड़े हुए हैं प्रतिहार, इन सब से वॉर लड़ा है। ठीक है, यानी काफी पावरफुल था राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट राजाओं में गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष ये महानतम माने जाते हैं। इनका नाम याद रखना, स्पेसिफिक 2-2, 3-3, बाकी ज्यादा डेटा पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, फैक्ट इतना नहीं पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रकूट शासकों में जो 2 है ना, गोविंद थर्ड और अमोघ वर्ष, इनका नाम याद रखना है, बाकी तो आप दंती दुर्ग याद ही रखेंगे। कन्नौज के नागभट्ट के खिलाफ एक सफल अभियान और मालवा पर अधिकार कर लेने के बाद गोविंद तृतीय दक्षिण की ओर मुड़ गया था। ठीक है, तो यहां पर आपको बता रहा है कि किस तरह से जब नागभट्ट ने जीत लिया था ना कन्नौज वाला क्षेत्र, हमने वहां पर डिस्कस करा था जब पाल और प्रतिहार के बीच संघर्ष हो रहा था। तो राइटर यही बोलता है कि कन्नौज का जो नागभट्ट जो वहां पर उस समय उस क्षेत्र में रूल कर रहा था, उसके खिलाफ एक सफल अभियान चलाया और सफल अभियान चलाने के बाद मालवा पर भी अधिकार कर लिया था। किसने? गोविंद तृतीय ने। और फिर ये वापस लौट आया किसकी तरफ? दक्षिण भारत की तरफ। गोविंद ने केरल, पांड्य, चोल राजाओं को भी भयभीत कर दिया तथा पल्लवों का तो विनाश ही कर दिया था अपने टाइम पीरियड में। अमोघ वर्ष की अगर हम बात करें तो अमोघ वर्ष ने 64 वर्षों तक राज्य किया और युद्ध पर धर्म और साहित्य को वरीयता दी। जो गोविंद थर्ड है, इसके ऑपोजिट अमोघ वर्ष ज्यादा फोकस किस पे कर रहा था? वॉर पे नहीं, वो ज्यादा फोकस कर रहा था धर्म पर और साहित्य पर। वह स्वयं एक लेखक था तथा कन्नड़ काव्य शास्त्र की पहली पुस्तक लिखने का उसको श्रेय जाता और
उसके टाइम पीरियड में कन्नड़ जो कन्नड़ काव्य शास्त्र जो है वो काफी ज्यादा प्रमोट होते हुए हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसके काल में राष्ट्रकूट साम्राज्य में बहुत ज्यादा विद्रोह हुए, किसके टाइम पीरियड में, अमोघ वर्ष के टाइम पीरियड में, लेकिन वो अपने रीजन में नहीं। अमोघ वर्ष के टाइम पीरियड में जो ज्यादा हमें विद्रोह दिखाई देते थे ना, वो दूर के क्षेत्रों में दिखाई दे रहे थे। राष्ट्रकूटों का जो दूर का क्षेत्र था वहां पर बहुत सारे विद्रोह होते हुए दिखाई देते हैं। साम्राज्य की पुनर्स्थापना आगे उसके पोते ने किया, जिसका नाम था इंद्र तृतीय। तो ये थोड़ा सा वो टाइम पीरियड था ना जो हमें वीक दिखाई देता, हालांकि पावरफुल थे, लेकिन ये सैन्य अभियान पर इतना फोकस नहीं कर रहे थे। ज्यादा हमें पावरफुल दिखाई देता गोविंद थर्ड, और फिर वापस से स्ट्रेंथन होते किसके टाइम पीरियड में, इंद्र थर्ड के टाइम पीरियड में। तथा महिपाल की पराजय और कन्नौज की लूट के बाद वह अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा बन बैठता है। कृष्ण थर्ड प्रतिभाशाली शासकों की इस श्रृंखला में अंतिम था, इनका लास्ट रूलर बताता है। तथा मालवा के परमार, वेंगी के जो चालुक्य थे, उन सब के साथ वह लगातार लड़ता रहता है। मतलब बहुत सारे रूलर्स हुए थे, पूरी लिस्ट बनी, उनके नाम याद करके क्या करोगे, लेकिन ये कुछ है जिसमें लास्ट हम बोल सकते हैं कि अंतिम प्रतिभाशाली शासक कौन था, कृष्ण थर्ड था, जिसने एक बोल सकते हैं कि एक्सपांशन किया या वॉर्स लड़े, वो हमें दिखाई देता है। कृष्ण थर्ड ने चोल राजा परांतक प्रथम को भी हराया, फिर रामेश्वरम की तरफ बढ़ा और वहां पर एक विजय स्तंभ और मंदिर बनाए। इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, जब हम चोलास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था चोलास का किंगडम, इतना बड़ा किंगडम हमें दिखाई देता आगे चलकर। तो जो राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण थर्ड, उसने चोलास के एक रूलर जिनका नाम था परांतक, उनको न केवल हराया बल्कि वहां जाके अपना विजय स्तंभ भी बनाया। ठीक है, तो चोलास के बारे में हम फिर जिक्र करेंगे राष्ट्रकूट किंग की, जब हम वहां पर पढ़ेंगे परांतक फर्स्ट के बारे में। धार्मिक दृष्टि से राष्ट्रकूट राजा सहिष्णु थे, वो केवल शैव और वैष्णव ही नहीं बल्कि जैन मत के भी संरक्षक थे। तो जहां पाल जो थे वो बुद्धिज्म के प्रमोटर थे, वहीं राष्ट्रकूट किसके प्रमोटर थे, जैनिज्म के प्रमोटर थे। ये याद रखना है, इसको आप याद रखेंगे। एलोरा में चट्टान काटकर उनके द्वारा कई सारी इस तरह के आर्किटेक्चर बनवाए गए, जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध है शिव मंदिर। उसे किसने बनाया था, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा 9वीं सदी में बनवाया गया था। राष्ट्रकूटों ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी। उसका रीजन क्या, ये चाहते थे कि ट्रेड फले फूले। तो देखो यहीं से इनकी सहिष्णुता दिखाई दे रही है, लेकिन वो सहिष्णुता केवल धर्म तक नहीं थी, ये व्यापार को भी प्रमोट करना चाहते थे। तो इन्होंने जो मुस्लिम व्यापारी आ रहे थे उनको क्षेत्र में बसने, धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी, ताकि ट्रेड जो है वो और बढ़े, फले फूले। और सहिष्णु होंगे तो लोग ज्यादा आपके क्षेत्र में आएंगे, उनको धर्म को लेकर इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी। राष्ट्रकूट कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में हमें संस्कृत के विद्वान के साथ प्राकृत और अपभ्रंश लिखने वाले भी मिले। तो इनकी अगर हम कला संस्कृति की बात करें तो संस्कृत को, प्राकृत को, अपभ्रंश को, इन सबको ये हमें प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें जरूर कवर करेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे योग दर्शन के बारे में एंशिएंट वाले लेक्चर में, ठीक है, तो वो भी मैं वहाँ पे आपका करा दूंगी। थोड़ा सा एक पैराग्राफ था जो बाई चांस से मिस हो गया, उसको हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बस बेसिकली ये ट्रिपरटाइट स्ट्रगल था। आपको पाल के बारे में ध्यान रखना है कि पहले वो कैसे वेस्ट फिर ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, फिर गुर्जर प्रतिहार के बारे में ध्यान रखना है कि सिंध से क्या चल रहा था उनका, फिर पाला से कैसे चला, राष्ट्रकूटों से क्यों संघर्ष हो रहा था मालवा गुजरात के लिए, कन्नौज पे कुछ समय तक उन्होंने कंट्रोल भी किया। फिर आ जाते हैं लास्ट में राष्ट्रकूटास के बारे में कि राष्ट्रकूटा बेसिकली इनसे संघर्ष कर रहे थे मालवा और गुजरात वाले रीजन के लिए। बाद में कन्नौज की तरफ वो अट्रैक्ट हुए और इन्होंने कई बार हराया गुर्जर प्रतिहारों को, वो हमें दिखाई देता। राष्ट्रकूट इतने पावरफुल थे कि चालुक्यास को रिप्लेस करा, फिर भी वेंगी के चालुक्यास से युद्ध लड़े हैं, पल्लवास से लड़े हैं, पांड्यास से लड़े हैं, ये सब हम वहां पर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।